Hello everyone, welcome to session number 1 of 3D geometry. Let's start with question number 1. The vector equations of two lines L1 and L2 are given by दो lines की equation given है किसमें vector form में. Then the lines L1 and L2 are किस type की दो lines होंगी? Skew lines intersecting for all P, intersecting for P is equal to -2 and none of these. सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं ये दो लाइंस पैरेलल तो नहीं है. तो पैरेलल कब होती हैं? जब उन दोनों के अलोंग वाले जो वेक्टर्स हैं वो भी आपस में पैरेलल हों. तो जो L1 वाली लाइन है वो किस वेक्टर के अलोंग है? इस वेक्टर के i + 2j + 3 के. L2 वाली लाइन किसके अलोंग है? -i + 2j - 3 के. तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइंस भी पैरेलल नहीं होंगी. तो पैरेलल का काम तो खत्म हो गया. तो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर स्क्यू होंगी. तो इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या करते हैं? कैसे चेक करते हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं? तो पहली वाली जो लाइन है ना, उसके ऊपर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है तुम्हें. दूसरी लाइन के ऊपर किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है. तो अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट जिसके लिए ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? सेम होंगे. पोजीशन वेक्टर दोनों सेम होंगे. ठीक है. तो क्या करते हैं? सिंपली इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को आपस में इक्वेट करवा देते हैं. तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो वेक्टर फॉर्म में रख के कर लो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे. पहली वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेंगे लैम्डा की फॉर्म में, दूसरे वाले के लेंगे म्यू की फॉर्म में, फिर दोनों की इक्वेट कर देंगे. ठीक है. तो डायरेक्टली कर रहे हैं इसमें. तो देखना दोनों की इक्वेट जब किया जाएगा तो 2i + 9j + 3k 13k प्लस लैम्डा टाइम्स i + 2j + 3k. ये पहली लाइन के ऊपर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. दिस इज इक्वल टू -3i + 7j + pk एंड प्लस म्यू टाइम्स -i + 2j - 3k. राइट. ये चीज बनी. अब दोनों को इक्वेट करने का मतलब दोनों साइड पे i के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं. i वाले कंपोनेंट्स, j वाले कंपोनेंट्स, k वाले कंपोनेंट्स. तो देख लो i वालों को इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा? 2 + लैम्डा = -3 - म्यू. एक इक्वेशन मिली. उसके बाद j वाले कंपोनेंट्स इक्वेट करो. 9 + 2 लैम्डा = 7 + 2 म्यू. और उसके बाद k वाले कंपोनेंट्स करेंगे तो कितना मिलेगा? 13 + 3 लैम्डा = p - 3 म्यू. तीन इक्वेशंस आ गई हैं, तीनों को सोल्व करना पड़ेगा. ठीक है. तो होगा क्या? पहले दो इक्वेशंस को आपस में सोल्व कर लो. तो क्या चीज है ये? फर्स्ट इक्वेशन इज लैम्डा + म्यू इज इक्वल टू -5. 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको मैं. सो 2 लैम्डा + 2 म्यू + 10 इज इक्वल टू 0. और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी गई है? दिस इज 2 लैम्डा - 2 म्यू + 2 इज इक्वल टू 0. पहली दो इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं. इन दोनों को आपस में ऐड करो. कितना मिलेगा? 4 लैम्डा + 12 = 0, which implies lambda = -3. लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई. इसको पुट कर दो तो म्यू की वैल्यू चेक करो कितनी आएगी. तो 2 + लैम्डा था, -1 आ गया. यहां से -1 उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा. तो म्यू की वैल्यू कितनी? -2. म्यू इज इक्वल टू -2. तो लैम्डा म्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली दो इक्वेशंस में से. तो अगर ये लैम्डा म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाती है, विच इज दिस 13 + 3 लैम्डा = p - 3 म्यू, तो हम बोल देते हैं लाइंस कैसी इंटरसेक्टिंग है. तो इसको सेटिस्फाई करवा दो. लैम्डा इज -3, म्यू इज -2 पुट कर दो. सो 13 + 3 लैम्डा ये बन गया = p - 3 म्यू. सो p + 6 कितना आ गया? 13 - 9 इज 4, 4 - 6 इज -2. सो p = -2. इसका मतलब p = -2 के लिए तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही है. तो p = -2 के लिए लाइंस क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी. तो पता चल गया इंटरसेक्टिंग फॉर p = -2. ऑप्शन सी. लेट्स स्टार्ट. ABC इज अ ट्राइंगल. तीनों पॉइंट्स के, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. इफ द मीडियन थ्रू A इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, देन लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछी गई है. तो देख लेते हैं. एक ट्राइंगल दे रखी है ABC. सो A, B एंड C. 2, 3 and 5. B is -1, 2 and 2 and C is lambda 5 and म्यू. क्या दे रखा है? अ मीडियन थ्रू A. तो A से एक मीडियन बना लेते हैं. तो सपोज दिस इज द मीडियन AD. तो AD अगर मीडियन है तो D के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से. कितना आ जाएगा? लैम्डा -1/2, 5 + 2 is 7, 7/2 एंड म्यू + 2/2.
अब एडी वाला जो मीडियन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये तीनों एक्सिस से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइंड है। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, और अगर तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा तो मतलब इसके जो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ना, एल एम और एन, वो तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो एडी के लिए क्या होगा, एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन होगा। ठीक है, तो अगर एल एम एन तीनों आपस में इक्वल होंगे तो ये भी बोल सकते हैं कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो भी तीनों आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि एडी के जो डायरेक्शन रेशियोज आने चाहिए वो तीनों ए बी और सी आपस में इक्वल होने चाहिए। ये बात ठीक है, तो बस अब कर लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी देख लो कितना आएगा, लैम्डा माइनस 1/2 माइनस 2, ये फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट इज 7/2 माइनस 3, दिस इज माइनस 3, एंड नेक्स्ट इज म्यू प्लस 2/2 माइनस 5, सो म्यू प्लस 2/2 माइनस 5। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। ठीक है, तीनों को आपस में इक्वल कर दो बस। सो लैम्डा माइनस 1/2 माइनस 2 इक्वल टू 7/2 माइनस 3। देख लो कितना आएगा, लैम्डा माइनस 1/2 इक्वल टू 7/2 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 5/2। इट इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, सो अगेन 7/2 माइनस 3 जो है किसके इक्वल, म्यू प्लस 2/2 माइनस 5 के इक्वल। तो यहां से देख लेना, म्यू प्लस 2/2 इक्वल टू 7/2 प्लस 2 कितना बनेगा ये, दिस इज 7/2 माइनस 3 प्लस 2 11/2। सो म्यू प्लस 2 इक्वल टू 11, म्यू इज इक्वल टू 9। दोनों वैल्यूज आ गई हैं, लैम्डा इक्वल टू 6 एंड म्यू इज इक्वल टू 9। चेक कर लो, ऑप्शन सी। ओके, a line L passing through the point P is perpendicular to both the lines। ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर दे रखी है। If the position vector of point Q on line L is given by this such that PQ whole square equal to 357, then A1 plus A2 plus A3 can be। सबसे पहले लाइन L जो है ना वो दे रखा है कि गिवन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ये जो पहली वाली लाइन है ना इसका नाम रख देते हैं, सपोज दिस इज L1, नेक्स्ट इज L2। तो जो L वाली लाइन है वो L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब उनके अलोंग वाले जो वेक्टर्स होंगे ना, L1 के अलोंग वेक्टर और L2 के अलोंग वेक्टर, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगी। ठीक, तो इसका मतलब लाइन L इज पैरेलल टू दिस इज N1 क्रॉस N2। N1 कौन सा वेक्टर, जिसके पैरेलल फर्स्ट वाली लाइन है, N2 कौन सा वेक्टर, जिसके पैरेलल सेकंड वाली लाइन है। तो कर लो, पहले वाला N1 कौन सा है, N1 इज 2 1 4, ये वाला वेक्टर है, और N2 वाला L2 किसके पैरेलल है, 3 2 एंड माइनस 2 के, 3 2 माइनस 2। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो देख लो N1 क्रॉस N2 कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट से किया जाएगा, I J K 2 1 4 3 2 माइनस 2। सो दिस विल बी इक्वल टू, I का कंपोनेंट कितना आ गया, -2 -8 दैट इज -10, माइनस j टाइम्स -4 -12 इज -16 एंड प्लस k टाइम्स इज 4 -3 इज 1, सो -10i प्लस 16j प्लस k, राइट। ये पता चल गया। तो लाइन L जो होगी वो इस वेक्टर के पैरेलल होगी, और कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 1 4 3। तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, लिख लो 1 4 3 है तो x -1 अपॉन -10 इक्वल टू y -4 अपॉन 16 इक्वल टू 3 था तो z -3 अपॉन 1। ये आगे लाइन L की इक्वेशन। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है ना, दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q ऑन L इज A1 A2 A3। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट Q है जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो अब ये पता है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मानना है, लैम्डा की टर्म्स में मान सकते हैं। तो इसको अगर तुम इक्वल टू लैम्डा करोगे तो Q का पोजीशन वेक्टर माना जाएगा -10 लैम्डा प्लस 1, 16 लैम्डा प्लस 4 एंड लैम्डा प्लस 3। Q पॉइंट आ गया। अब PQ वाला जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर दे रखा है 357। तो PQ वाला डिस्टेंस देख लो कितना आएगा। P पॉइंट कौन सा था हमारा, P था 1 4 एंड 3। तो डिस्टेंस PQ स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखा जा सकता है, कितना आएगा, -10 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा का स्क्वायर प्लस दिस इज लैम्डा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 357। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, कितना बनेगा ये 100 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16, दिस इज 256 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 357। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बन गया, 357 लैम्डा स्क्वायर
इक्वल टू 357, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू +-1, लैम्डा की वैल्यू आ गई, राइट। तो कोई भी एक चूज कर लो, मान लो लैम्डा की वैल्यू तुमने 1 चूज की, लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो क्यू पॉइंट यहां से बता सकते हैं कितना आएगा। क्यू पॉइंट क्या था हमारा, ये था -10 लैम्डा +1। तो देख लो लैम्डा को मान रखा है हमने -10 + 1 -9 देन 20 एंड देन 4, -9 20 एंड 4, ये आ गया। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखे थे a1 a2 a3, तो a1 + a2 + a3 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 + 4 15 आएगी, 15 आ गया ऑप्शन में, तो बी आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए भी चेक करके देख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू -1, उसके कोरस्पोंडिंग दूसरा पॉसिबल पॉइंट क्यों आएगा, तो कितना 10 + 1 इज 11, -16 + 4 इज -12 और 3 - 1 इज 2, ये आ जाएगा। यहां से कितना आएगा, a1 + a2 + a3 इज 13 - 12 इज 1, तो 1 भी आंसर आएगा। अब 1 इसमें है नहीं क्योंकि सिंगल करेक्ट है, तो ओनली 15 इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कौन सी फॉर्म होती है, अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। इसका मतलब ये कि ये पहला एक प्लेन है P1 = 0, एक दूसरा प्लेन है P2 = 0, तो इन दोनों प्लेन्स की जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो वाली स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन इज। सो पहला काम क्या करेंगे, जिस लाइन की बात कर रहे हैं ना उसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब कंप्लीट इक्वेशन फाइंड करने की नहीं जरूरत है क्योंकि सिंपली हमें उसकी डायरेक्शन से मतलब है यहाँ पे, तो क्या करो उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लो। अब ये तुम्हें पता होगा, देखना इसको ध्यान से, कि अगर दो प्लेन्स हैं, वन इज P1 = 0 एंड अनदर प्लेन इज सपोज P2 = 0, तो इनकी जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ना, ये इंटरसेक्टिंग जो लाइन है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, n1 क्रॉस n2 होती है इसकी डायरेक्शन, जहां पे n1 क्या होता है, फर्स्ट वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, n2 क्या होता है, दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो जब भी लाइन की अनसिमेट्रिक फॉर्म गिवन होगी, पहले वाले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है n1, दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n2, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो वेक्टर आएगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द टू प्लेन्स। ठीक है, तो कर लो, n1 क्रॉस n2 कर लेते हैं। अब इसके लिए n1 कौन सा है हमारा, 3 - 2 1, और n2 कौन सा वेक्टर है, 4 - 3 एंड 4। ठीक है, तो n1 क्रॉस n2 कर लो, n1 क्रॉस n2, दिस इज इक्वल टू ijk 3 - 2 1 4 - 3 4, राइट। इसको सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट को। सो i कंपोनेंट इज -8 एंड +3 -5, माइनस j कंपोनेंट 4 × 3 is 12, 12 - 4 is 8, and plus k times -9 and +8 is -1, so this is -5 -8 and -1। तो ये पता चल गया कि जो लाइन है उसके अलोंग वाला वेक्टर ये होगा। अब ये गिवन है कि ये जो लाइन है ना ये इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, अब ये भी देख लो चाहो तो यहाँ पे कि अगर कोई एक प्लेन है और एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो कंडीशन क्या होगी कि अगर ये लाइन p वेक्टर के अलोंग है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर n है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो वही करना है, लाइन के अलोंग वाला वेक्टर हमारे पास आ चुका है, -5 -8 और -1, और जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो कौन सा, 2 -1 एंड m, इन दोनों को परपेंडिकुलर करवा देंगे, 2 -1 एंड m। ठीक, सो डॉट प्रोडक्ट इज 0, कितना, -10 + 8 -m इज इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू कितना, -2। This is the required value of m. Option A is correct. Let's start. If the straight lines, एक straight line and दूसरी straight line with parameters s and t respectively are coplanar, then lambda equals, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है और उनकी कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, जो पहली लाइन है इसको कन्वर्ट करके लिखो सिमेट्रिक फॉर्म में। कितना बनेगा ये, सबसे पहले x - 1 इक्वल टू s है, नेक्स्ट से क्या आएगा, y + 3 अपॉन -λ, दिस इज इक्वल टू s, z - 1 अपॉन λ इज ऑल्सो इक्वल टू s। तो सारे s को आपस में इक्वेट करवाओगे तो x - 1 अपॉन 1 इक्वल टू y + 3 अपॉन -λ इक्वल टू z - 1 अपॉन λ। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आ गई, L1 मान लो।
ऐसी L2 देख सकते हैं कितना आएगा। L2 में सब जगह से t फाइंड करेंगे, उनको इक्वेट करेंगे, तो पहले से कितना आएगा 2x आएगा। 2x को लिखने का तरीका x माइनस 0/1/2, दूसरे से t की वैल्यू कितनी आएगी y माइनस 1, और तीसरे से कितनी z माइनस 2 का नेगेटिव, सो y माइनस 1 एंड z माइनस 2/-1। ये दो लाइंस दे रखी हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दो लाइंस कोप्लेनर कब होती है। कंडीशन देख लो बस एक बार कि पहली अगर L1 लाइन है, दूसरी लाइन है L2, तो पहली वाली किसी वेक्टर के पैरेलल होगी। मान लो पहली वाली पैरेलल है वेक्टर P1 के, दूसरी वाली पैरेलल है वेक्टर P2 के, ठीक है। पहली वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट A है, अगर दूसरे वाले के ऊपर एक पॉइंट B है, तो तीनों जो वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर AB, वेक्टर P1 एंड वेक्टर P2, अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो हम बोल देते हैं दोनों लाइंस भी क्या है, कोप्लेनर है। तो बस यही करना होता है इसमें तो हमेशा, ठीक है। तो अब दोनों लाइंस की इक्वेशन तो है ही है, तो यहां से हमें P1 पता चल जाएगा। P1 क्या हो गया 1 माइनस लैम्डा लैम्डा, P2 1/2 1 एंड -1, और A और B पॉइंट भी पता ही है, A पता चल जाएगा जिस पॉइंट से पास कर रही है, B पता चल जाएगा, तो तीनों को कोप्लेनर करवा देंगे। कोप्लेनर के लिए तीनों का STP 0, तो कर लो STP 0 कर रहे हैं, देखना पहली वाली लाइन किसके अलोंग है 1 माइनस लैम्डा लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा लैम्डा, दूसरी वाली किसके अलोंग है 1/2 1 एंड -1। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 2 -2 आ जाएगा, ठीक। पहले वाली कौन से पॉइंट से पास कर रही है 1 -3 1 से, और दूसरी कहां से पास कर रही है 0 1 एंड 2 से। देख लो इनके ज्वाइनिंग से जो वेक्टर बनेगा कौन सा आएगा 1 -4 एंड -1, सो 1 -4 एंड -1, तीनों कोप्लेनर करने तो इक्वल टू 0 कर दिया हमने, ठीक है। अब इस पे चाहो तो लगा दो प्रॉपर्टी कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, चाहो तो डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते थे। सो 1 माइनस लैम्डा लैम्डा, 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा, 0 माइनस 4 प्लस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, फर्स्ट कॉलम के लोग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा एंड माइनस 2 प्लस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, राइट। सो कितना बन गया ये चेक कर लो, -2 माइनस का 2 लैम्डा आएगा और माइनस लैम्डा -3 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज माइनस लैम्डा एंड माइनस 5 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू -2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आगे चेक कर लो, पूछा क्या गया था हमसे, लैम्डा पूछा गया था, सो इक्वल टू -2, ऑप्शन ए, ओके। द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस L M N आर गिवन बाय, दो इक्वेशंस दे रखी हैं L M N में, ठीक है। तीसरी इक्वेशन हमें खुद से पता होती है L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन ये है कि तीन इक्वेशन है तुम्हारे पास L M N में, तीनों को सोल्व किया जाएगा, तो वहां से दो लाइंस मिलेंगी तुम्हें। पहली लाइन आएगी जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L M N होंगे, दूसरी लाइन आएगी जिसका सॉल्यूशन दूसरा होगा, तो उन दो लाइंस के बीच के एंगल पूछा गया हमसे, राइट। तो करने के दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को, पहला तो ये कि तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है L M N, तीनों को आपस में सोल्व कर लो, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जितने भी आएंगे, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका वो भी सुनना, क्या करते हैं ना उसमें तीन की बजाय दो वेरिएबल कर लेते हैं, कम कर लेते हैं एक वेरिएबल। तो कैसे, L M N अगर डायरेक्शन कोसाइंस है ना, तो इसके हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज के लिए क्या करते हैं कि सारी डायरेक्शन कोसाइंस को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा दो। तो अगर इसको मैं n से डिवाइड करवा दूं ना, L/n M/n और 1, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। L/n को सपोज मैंने नाम दे दिया लैम्डा, M/n को नाम दे दिया म्यू, दिस इज 1। तो ये क्वेश्चन बन गया कि ऐसी लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करो जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, लैम्डा म्यू एंड 1 होंगे। ये बात सही है। तो इससे क्या होगा, दो ही वेरिएबल हो गए, एक लैम्डा एक म्यू। तो अब करेंगे क्या कि अब ये वाली जो इक्वेशन है इसका काम तो खत्म हो गया, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। ये जो दो गिवन इक्वेशंस बाकी हैं इनको क्या करो, लैम्डा और म्यू में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद क्या करेंगे, लैम्डा म्यू को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, करते हैं। पहली इक्वेशन 2L प्लस 2M माइनस N इक्वल टू 0, 2L प्लस 2M माइनस N इज इक्वल टू 0। हमें n नहीं चाहिए, सब जगह n से डिवाइड करवा लो पूरी इक्वेशन को।
तो पहले क्या बनेगा 2 टाइम्स एल अपॉन एन, एल अपॉन एन क्या था हमारा लैम्डा, सो 2 लैम्डा प्लस 2 एम अपॉन एन दैट इज म्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कौन सी, एम एन प्लस एन एल प्लस एल एम, सो एम एन प्लस एन एल प्लस एल एम इक्वल टू 0, राइट। इसमें क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा रहे हैं एन स्क्वायर से, सो दिस इज एन स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। तो पहली टर्म में एक एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एम अपॉन एन बचेगा जो कि कितना है म्यू, दूसरे में एल अपॉन एन बचेगा जो कि कितना लैम्डा, प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा लैम्डा इंटू म्यू इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे सामने दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देख लो यहाँ से पहले वाली से क्या मिल रहा था हमें, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1/2 है ये, दूसरे में भी लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1/2 रख लो, तो लैम्डा म्यू इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स लैम्डा इंटू म्यू इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब पहली वाली इक्वेशन में से लैम्डा की वैल्यू उठा लेते हैं, 1/2 माइनस म्यू, सो 1/2 माइनस म्यू टाइम्स म्यू इज इक्वल टू -1/2, 2 से मल्टीप्लाई सारी इक्वेशन को, 1 माइनस 2 म्यू टाइम्स म्यू इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई, सो 2 म्यू स्क्वायर प्लस माइनस का आ जाएगा ये माइनस म्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या बना 2 म्यू माइनस 1 एंड म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो म्यू की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, या तो 1/2 होगा या फिर म्यू कितना होगा -1 होगा, राइट। यहाँ पे वेट, दिस इज 2 म्यू माइनस 1 एंड माइनस म्यू चाहिए हमें, 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू 2 म्यू माइनस म्यू, इसमें थोड़ी करेक्शन करने वाली है, यहाँ पे 2 म्यू प्लस 1 कर लो और यहाँ पे कर लो म्यू -1, ठीक है। अब सही है ये, ओके। तो नाउ म्यू की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, कौन कौन सी, एक तो म्यू इज इक्वल टू -1/2 आ गया, एक आ गया म्यू इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा क्या था, लैम्डा इक्वल टू 1/2 माइनस म्यू था, सो लैम्डा इक्वल टू 1/2 माइनस म्यू करेंगे 1 आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। तो एक सॉल्यूशन ये आ गया और एक सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है। तो अब जो दो लाइंस हैं उसमें से पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, लैम्डा इज 1 म्यू इज -1/2 एंड 1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, लैम्डा इज -1/2 म्यू इज 1 एंड देन 1। अब इन दोनों के बीच के एंगल फाइंड करने हैं, तो पता है कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, सो कोस थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट -1/2 प्लस 1 अपॉन इनका मोड आ जाएगा, ठीक है। बट पता चल रहा है क्योंकि ऊपर ही 0 बन रहा है तो कोस थीटा इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब थीटा कितना π/2 आ जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। The equation of the straight line passing through this point to intersecting this straight line and parallel to the given plane is, एक लाइन हमें गिवन है, इस लाइन का नाम रख रहे हैं हम L1, जिस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है उसका नाम रख रहे हैं L। तो जो L1 वाली लाइन है ना, ये मान लो L1 है, ठीक है। हमारी गिवन लाइन बोल रहे हैं कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 1 2 3 को और L1 को इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये मान लो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, L 1 2 3 से पास कर रही है, ठीक है, और L1 को इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो मान लो ये वाला पॉइंट P हो गया 1 2 3 वाला, जिस पॉइंट पे वो L1 को इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज पॉइंट Q। अब पहली चीज तो क्या, जब भी एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया हमने Q। अब क्योंकि Q पॉइंट L1 के ऊपर है तो इसको लिखा जा सकता है लैम्डा की टर्म्स में। तो देख लो L1 की जो इक्वेशन थी ना, कितनी है ये, x + 1/1 इक्वल टू y - 2/1/2 इक्वल टू z + 4/1। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो x + 1/2 इक्वल टू y - 2/1 इक्वल टू z + 4/2। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, इसको अगर इक्वल टू लैम्डा करें तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट कैसे मान सकते हैं, 2 लैम्डा -1 लैम्डा + 2 एंड 2 लैम्डा -4। ये बात ठीक है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उस पे P पॉइंट पता चल गया, Q पॉइंट पता चल गया लैम्डा की टर्म्स में। अब इस पे कंडीशन क्या है कि ये इस प्लेन के पैरेलल है, तो वो तो हमें पता ही है कि लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होती है तो लाइन के अलोंग वाला वेक्टर और पैरेलल प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो बस वही काम करेंगे। तो PQ लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज कौन से आ जाएंगे, जो PQ के हैं, तो 2 लैम्डा -2 देन लैम्डा, देन यहाँ पे दिस इज 2 लैम्डा -4 है ये, सो 2 लैम्डा -7,
ठीक है, ये एल के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, और ये कौन से प्लेन के पैरेलल है, उसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं, 154 है वो, सो 154 इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर करवाना है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, सो 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा माइनस 28 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, सो 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 2 इज 15, 15 लैम्डा इज इक्वल टू 30, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 2। ठीक है, लैम्डा आ गया, लाइन की इक्वेशन पूछी गई थी, ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, देख लो लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास ये थे, इसमें लैम्डा की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8, 8 माइनस 2 इज 6, लैम्डा इज 2, देन 2 इंटू 2 4 माइनस 3, 6 2 एंड माइनस 3 आ गया, राइट, सॉरी 2 लैम्डा माइनस 2, 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, सो 2 2 एंड माइनस 3, तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो 2 2 माइनस 3 उसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए हैं, और उसका पॉइंट तो हमें पता ही था ऑलरेडी 1 2 एंड 3, तो देख लो कौन से मैच करेगा, 1 2 एंड 3 वाले पॉइंट से पास करने वाली और 2 2 माइनस 3 वाली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स दिस passes through the point this and has equation of this form where a b and c are relatively prime। तो बिल्कुल ठीक है, एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, ये लाइन सेगमेंट है, तो बना लेते हैं 2 3 2 माइनस 4 1 4, 2 3 2 एंड माइनस 4 1 4, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, ये मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, बता रखे कहां से पास कर रहा है, माइनस 3 6 एंड 1 वाले पॉइंट से पास कर रहा है, ये ठीक, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट पी, और ये पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसके मिड पॉइंट से पास करेगा, तो मिड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -4 + 2 -2, ये -1 हो गया, 3 + 1 ये 2 हो गया, एंड ये 3, ये पॉइंट क्यू हो गया, ये बात ठीक है। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो बता सकते हैं आराम से, पॉइंट तो इसने ले ही रखा है 3 6 और 1 वाला, बस चाहिए क्या, इसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, तो यहाँ से देख लो डायरेक्शन रेशियोज कितने आ जाएंगे पी क्यू के, तो -1 + 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 6 करेंगे -4 आएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये मिल गया ABC, ठीक है, और दे रखा है ABC रिलेटिवली क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए विद A पॉजिटिव, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें अगर सबको, तो कितना आ जाएगा ये 1 - 2 एंड 1, तो ये वैल्यू आ गई दैट A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -2 एंड C इज इक्वल टू 1, और A पॉजिटिव है, हमारा भी पॉजिटिव है, तो देख लो ABC माइनस A + B + C, तो ABC तो कितना आ जाएगा, दिस इज -2 एंड A + B + C कितना है, 0 के बराबर है, तो आंसर कितना आ गया, -2 ही आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, this point is given from this plane measured parallel to this line is, एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस पूछा गया बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इस लाइन के पैरेलल वाला डिस्टेंस है, कर सकते हैं आराम से, एक प्लेन गिवन है जिसकी इक्वेशन है x - y - z = 9, राइट, एक पॉइंट है 1 0 -3, यहाँ पे पॉइंट मान लो पॉइंट P 1 0 -3, इस पॉइंट का इस प्लेन के से डिस्टेंस पूछा गया, मान लो पी क्यू वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस पूछा गया कौन सी लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन भी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अलग से, इसके पैरेलल है कि x - 2/2 = y + 2/3 = z - 6/6, ठीक है। ओके, तो पहली चीज तो क्योंकि पी क्यू वाली लाइन हमारी गिवन लाइन के पैरेलल है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, पैरेलल होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, या फिर सेम बोल सकते हैं, तो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 3 एंड -6, तो हमारी पी क्यू के भी कितने होंगे 2 3 एंड -6, तो अब पी क्यू वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता चल गया, पॉइंट पता है तो उसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है, सो दैट मींस इक्वेशन ऑफ पी क्यू, दिस इज x - 1/2 = y - 0/3 एंड = z + 3/6, लाइन की क्वेश्चन आ चुकी है, बट हमें क्या चाहिए, पी क्यू वाला डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, क्यू वाला पॉइंट फाइंड करेंगे, एंड क्यू इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन पी क्यू एंड द प्लेन, ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना आना चाहिए हमें, क्या करेंगे, क्यू वाला जो पॉइंट है उसको लिख सकते हैं लैम्डा की टर्म्स में, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, इक्वल टू लैम्डा मान लो, तो लैम्डा की टर्म्स में लिखा जाएगा 2 लैम्डा + 1 3 लैम्डा एंड -6 लैम्डा - 3, क्यू पॉइंट मान लिया।
अब क्योंकि Q वाला पॉइंट गिवन प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा दो। x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9 है, सो x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9। यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सो 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 8 माइनस 3 इज 5 लैम्डा इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करोगे, Q वाला पॉइंट कितना आ गया 3 एंड माइनस 9। तो Q पॉइंट आ चुका है, P पॉइंट पता था ऑलरेडी 1 0 एंड माइनस 3। डिस्टेंस पूछा गया था, PQ वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज 36। तो कितना बन गया 36 प्लस 13 इज 49, सो 7 आ गया। डिस्टेंस इज 7, ऑप्शन बी। ओके, गिवन द वर्टिसेस A, B, C and D of a tetrahedron। एक टेट्राहेड्रन के चारों वर्टिसेस गिवन है, देन द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स D इज, राइट। सबसे पहले टेट्राहेड्रन बना लेते हैं। तो सपोज ये हमारा टेट्राहेड्रन बन गया। दिस इज पॉइंट D, A, B and C, राइट। ओके, सारे वर्टिसेस हमें गिवन है। पूछा क्या लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स D। तो D से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ABC वाले बेस के ऊपर। ये जो हाइट होगी ऑल्टीट्यूड होगा, ये पूछा गया हमसे DM, ठीक बात है ये। और इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये हमने पैरेललोपाइड के लिए भी किया था। तो DM जो है दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन होगी किसकी, कोई भी एक लेटरल एज ले लो। जैसे मान लो ये AD है ना, दिस इज द लेटरल एज ऑफ द टेट्राहेड्रन। तो AD वाले वेक्टर की जो प्रोजेक्शन होगी किसके ऊपर, ऑन द नॉर्मल वेक्टर N ऑफ प्लेन ABC, ठीक है। तो ABC वाला जो प्लेन है उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा N, उसके अलोंग जो प्रोजेक्शन होगी किसी भी लेटरल एज की, वो क्या देगा हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा, ऑल्टीट्यूड की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो बस अब इतना काम करना है, AD वाला वेक्टर फाइंड करना है और ABC वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, और उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो कर सकते हैं, AD वाला वेक्टर तो आ ही जाएगा, ठीक है। A पता है, D पता है, तो वेक्टर AD जो मिलेगा इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, -5 -2 दैट इज -7 -4 -3 -7 8 -1 इज 7। वेक्टर AD मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, ABC वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फाइंड किया जा सकता है। उसके लिए क्या करो, AB वाला वेक्टर ले लो और AC वाला वेक्टर ले लो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन ABC इक्वल टू वेक्टर AB एंड क्रॉस वेक्टर AC। अब देख लो वेक्टर AB कौन सा, 4 -2 2 -2 एंड -3, सो 2 -2 एंड -3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वेक्टर AC के साथ, दैट इज 4 0 एंड 6, राइट। ये कर लेते हैं। सो दिस इज I J K 2 -2 -3 4 0 and 6, so this is equal to I -12, then -J 12 plus 12 is 24 and plus K this would be 8। so कितना मिल गया ये, -12 -24 and 8, वेक्टर N मिल गया। अब इस N की प्रोजेक्शन हमें क्या करना था, इसकी प्रोजेक्शन लेनी थी AD वाले वेक्टर की, -7 -7 and 7, so AD is -7 -7 and 7, so the projection that is altitude इक्वल टू, प्रोजेक्शन लेनी आती है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -12 इंटू -7 इज 84, -24 इंटू -7 कितना बनेगा ये, 7 इंटू 4 इज 28, दैट इज 8, 14 प्लस 2 इज 16, राइट, प्लस 56, और अपॉन में n वाले का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64, ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ये तुम्हें मिल जाएगा। इसका आंसर मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11, लेट्स स्टार्ट। अ नॉन जीरो वेक्टर A is parallel to the line of intersection of the plane determined by the vectors this and the plane determined by the vectors this, then the angle between vector A and the given vector is। एक वेक्टर A है जो कि किसके पैरेलल है, टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स। दो प्लेन दे रखे हैं, ये पहले वाला जो प्लेन है इन वेक्टर से बनने वाला दैट इज P1 मान लेते हैं,
बाकी दो वेक्टर से बनने वाले जो प्लेन है उसका नाम दे देते हैं P2। ठीक है, तो एक प्लेन हो गया हमारे पास P1, दूसरा प्लेन हो गया हमारे पास P2। तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन वाली लाइन होगी उसके अलोंग वाले वेक्टर की बात कर रहे हैं कि वो वेक्टर ए है। ठीक है, और हमें पता है कि इसको ऐसे बना लो दोबारा से, तो ऐसे करके अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना P1 और P2, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग वाला वेक्टर इज ए, तो हमें पता है ए किसके पैरेलल होता है, ए इज पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। तो बस करना क्या है, दोनों का नॉर्मल वेक्टर, दोनों प्लेन्स का नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो तुम्हें मिल जाएगी ए वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो कर सकते हैं। अब P1 दो वेक्टर से पास कर रहा है, आई और आई प्लस जे से, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इसका नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो देख लो, तो वेक्टर n1 कितना आएगा, वेक्टर आई क्रॉस आई प्लस जे, ये बात ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, कितना आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे कितना के, तो n1 मिल गया तुम्हें के बराबर। ठीक है, ऐसे प्लेन जो P2 है वो कहां से पास कर रहा है, एक i माइनस जे से और एक पास कर रहा है i प्लस के से, तो यहां से तुम्हें n2 मिल जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, सो i माइनस जे क्रॉस विद i प्लस के। तो इसको भी ऐसे कर लो चाहो तो डायरेक्टली, i क्रॉस i 0 होगा, i क्रॉस के, i क्रॉस के कितना बन जाएगा माइनस जे क्रॉस आई कितना प्लस के, माइनस जे क्रॉस के माइनस आई, ये बन गया। ठीक, तो n1 मिल चुका है, n2 मिल चुका है। अब हमारा a क्या था, n1 क्रॉस n2 के पैरेलल था, तो a की डायरेक्शन कितनी आ गई, n1 क्रॉस n2, सो दैट इज k क्रॉस n2 कितना माइनस आई माइनस जे प्लस के, माइनस आई माइनस जे प्लस के, सो दैट मीन्स वेक्टर a इज पैरेलल टू k क्रॉस माइनस आई, k क्रॉस आई कितना होता है, k क्रॉस आई इज j, सो माइनस j माइनस k क्रॉस j कितना माइनस आई होना था तो प्लस का आई हो गया, k क्रॉस k इज 0, तो a वेक्टर की डायरेक्शन आ गई i माइनस j। अब a वेक्टर आ गया तो वो पूछा गया इस वेक्टर के साथ उसका कितना एंगल होगा, तो एंगल फाइंड करना आता है हमें cos थीटा वाले से, सो i माइनस 2j माइनस 2k के साथ एंगल फाइंड करना है, राइट। सो cos थीटा लगा दो, cos थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करोगे कितना 1 प्लस 2 आ जाएगा, नीचे कितना स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो कितना आ गया जी 1/√2 आ गया। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, ए की जो डायरेक्शन आई थी माइनस जे प्लस आई, इसका नेगेटिव में भी आ सकती थी, प्लस माइनस आ सकती थी, तो यहाँ पे cos थीटा में प्लस माइनस आएगा, सो थीटा की वैल्यू या तो π/4 आएगी या फिर कितनी आएगी 3π/4 आएगी। सो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, चेक कर लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस की क्वेश्चन गिवन है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला देख लो बस क्या होता है, कोई दो लाइंस हैं, पहले वाली जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर a1, दूसरी जहां से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर सपोज a2, पहली वाली लाइन के अलोंग का वेक्टर सपोज p, दूसरे का q, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज अलोंग द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, so this distance d is given by क्या फॉर्मूला, a1 माइनस a2 ये वेक्टर डॉट p क्रॉस q अपॉन मोड ऑफ p क्रॉस q, राइट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो कर सकते हैं। देखते जाओ, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये इससे पास कर रही है, तो यहां से a1 माइनस a2 वाला वेक्टर मिल जाएगा कितना 1 2 एंड 2, सो दैट मीन्स a1 माइनस a2 वाला वेक्टर कितना मिला, दिस इज 1 2 एंड 2। ठीक है, ऐसे p क्रॉस q कर सकते हैं, p क्रॉस q, p वाला कौन सा 2 3 4 देन 3 4 5, तो p क्रॉस q इवेल्युएट कर लो, दिस इज i j k 2 3 4 3 4 5। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं कितना आएगा, दिस इज i कैप, दिस इज 15 माइनस 16 माइनस 1 माइनस j कैप 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस k कैप 8 माइनस 9 इज माइनस 1, तो ये कितना आ गया माइनस 1 2 एंड माइनस 1 आ गया। तो दोनों वेक्टर तुम्हारे सामने हैं, बस लगा दो डायरेक्टली फॉर्मूला, तो d इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस 1 इंटू 1 करेंगे माइनस 1, प्लस का आएगा 4 तो 3 आ गया, और 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 आ गया, अपॉन में p क्रॉस q का मोड होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना आया 1/√6 आया, ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, क्या पूछा गया था कि ये वाला जो डिस्टेंस है k के बराबर है, तो k की वैल्यू कितनी है 1/√6 आ गई।
तो वैल्यू पूछी गई है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2√6k, तो दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2√6k कितना 2 ही हो गया, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। और tan इनवर्स ऑफ tan 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस पाई, क्योंकि इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो इसका नियरेस्ट n पाई कौन सा आएगा, पाई आएगा, तो हमेशा ये किसके बराबर होता है x माइनस n पाई के बराबर होता है, तो 2 माइनस पाई आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, L1 and L2 are two lines whose vector equations are given, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। देख सकते हो पहली वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और ओरिजिन से पास कर रही है, दूसरी इस वेक्टर के पैरेलल है और ओरिजिन से पास कर रही है, दोनों ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस है। Where lambda and mu are scalars and alpha is the acute angle between L1 and L2, दोनों लाइंस के बीच का एंगल अल्फा दे रखा है। If the angle alpha is independent of theta, then the value of alpha is right, तो हमें दे रखे कि इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा ना वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो अब पहली लाइन है उसके पैरेलल वाला वेक्टर पता है हमें, दूसरी लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर पता है, तो इनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं लाइंस के बीच का, ठीक। तो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा दे रखा है, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू, देखते हैं इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट करो पहले, तो a टाइम्स कोस थीटा प्लस √3 ये बनेगा, प्लस j का प्रोडक्ट कितना b टाइम्स √2 साइन थीटा, एंड देन c टाइम्स कोस थीटा माइनस √3, राइट। अपॉन में दोनों का मोड से डिवाइड करेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² आ जाएगा एक तो, और दूसरा देख लो कितना आएगा कोस थीटा प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √2 साइन थीटा का स्क्वायर एंड प्लस में कोस थीटा माइनस √3 का स्क्वायर, ये आ गया इनके बीच का एंगल, राइट। अब तुम्हें कंडीशन ये दे रखी है कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो पहले तो इसको देखते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं, कोस अल्फा, ऊपर जो न्यूमरेटर है ना उसमें कोस थीटा वाली टर्म्स अलग करो, साइन थीटा वाली अलग करो, तो कोस थीटा के साथ कितना आएगा a प्लस सी आएगा, साइन थीटा के साथ तो √2b आएगा, और बाकी कितना बचेगा √3a माइनस √3c, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² एंड देन स्क्वायर रूट, इस सारे स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करके देखना, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 आ जाएगा सिंपली, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और कितना आएगा 2√3 cos थीटा माइनस 2√3 का cos थीटा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा, नीचे तो स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। अब इसमें तुम क्या नोटिस कर सकते हो ना, जो cos अल्फा की वैल्यू आई है, डिनोमिनेटर तो अपने आप ही क्या बन गया थीटा से इंडिपेंडेंट बन गया, बट हमें क्या करना पड़ेगा न्यूमरेटर को भी थीटा से इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, cos थीटा के साथ जो भी कोफिशिएंट है a प्लस सी उसको 0 कर दो, तो cos थीटा वाली टर्म खत्म हो जाएगी, साइन थीटा भी खत्म करना है तो इसके साथ क्या लिखा गया √2b, इसको भी 0 कर दो, तो अगर हमने इन दोनों को 0 कर दिया तो उससे थीटा खत्म हो जाएगा पूरी इक्वेशन में से, तो cos अल्फा क्या आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ जाएगा, तो ये कंडीशन मिली a प्लस सी इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स a इक्वल टू माइनस सी एंड b इज इक्वल टू 0। तो अगर तो पूछा होता abc की वैल्यूज बताओ जिसके लिए अल्फा थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, तो ये abc की वैल्यूज आ गई हैं, बट ये वैल्यूज नहीं पूछी हमसे, अल्फा की वैल्यू पूछी गई कि इनके बीच का एंगल ही फाइंड करके बताओ, तो कर लेते हैं, ये वैल्यूज पुट कर दो, तो cos अल्फा कितना आएगा a इक्वल टू माइनस सी पुट किया तो ये तो 0 बन ही जाएगा, ये भी 0 बन गया, तो ऊपर कितना बचा √3a माइनस √3c, √3 कॉमन, a माइनस सी में c को माइनस a रखेंगे तो 2a आ जाएगा, नीचे कितना था स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², c इक्वल टू माइनस a रखो, b को 0 रखो, तो √a² प्लस a² 2a² बनेगा, और साथ में कितना था रूट ऑफ 8 था, दैट इज 2√2 √8, तो देख लो कितना आ गया ये 2 टाइम्स √3a, नीचे √2a इंटू 2√2, ये बना, तो √2 कितना 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया a भी कैंसिल आउट हो गया, √3/2 आ गया, सो cos अल्फा इक्वल टू √3/2, जिसका मतलब अल्फा कितना आएगा 30 डिग्री π/6, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, लेट L1 बी द लाइन, एक लाइन गिवन है, L2 दूसरी लाइन है, लेट पाई इज द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन L1 एंड पैरेलल टू L2, देन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पाई फ्रॉम द ओरिजिन इज, तो डिस्टेंस वाला स्टेप तो बाद की बात है, पहला काम तो हमारा क्या है, हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ऐसी प्लेन की इक्वेशन जो कि L1 लाइन को कंटेन कर रहा है और L2 के पैरेलल है, ठीक है, तो देखते जाना, ये मान लो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है,
L1 को कंटेन कर रहा है, तो पूरी लाइन L1 इसके ऊपर लाई कर रही होगी, ठीक है। तो ये मान लो लाइन L1 है, इसका मतलब L1 के ऊपर जो पॉइंट था कौन सा 2 1 -1 वो भी इस प्लेन के ऊपर होगा, और इसके अलोंग वाला जो वेक्टर था कौन सा, यहां से देख सकते हैं 1 0 एंड 2, ये भी इसी प्लेन के ऊपर होगा 1 0 2, ये बात ठीक है। तो ये L1 होगी, और ये प्लेन L2 के पैरेलल है, तो यहाँ पे मान लो L2 वाली लाइन है, और L2 वाली लाइन के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है 1 1 एंड -1, ठीक। अब अगर हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, P = 0 की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो प्लेन की इक्वेशन के लिए एक हमें उसके ऊपर पॉइंट चाहिए होता है, एक उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। तो पॉइंट तो इसके ऊपर ऑलरेडी है 2 1 एंड -1, नॉर्मल वेक्टर कहां से आएगा, ये वाला जो प्लेन है ना वो इसके भी पैरेलल है 1 0 2 के, ये इसके भी पैरेलल है 1 1 -1 के, तो इन दोनों का जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे वहां से क्या मिल जाएगा, हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर n है तो n वेक्टर कहां से मिलेगा तुम्हें, वेक्टर n विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर 1 0 2 एंड 1 1 -1। तो यहां से वेक्टर n फाइंड कर सकते हो, तो कर लेना इसको, क्रॉस प्रोडक्ट i j k 1 0 2 1 1 -1, सो दिस इज इक्वल टू i, कितना बन जाएगा ये 0 -2 -j -1 -2 इज -3 एंड प्लस k1, तो ये आ गया -2 3 एंड 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ गया, तो नॉर्मल वेक्टर आ चुका है और पॉइंट पता था, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, r.n = a.n, तो इसका मतलब क्या कि r.-2 3 1 = a.n कितना 2 1 एंड -1, सो 2 1 एंड -1, इसका डॉट -2 3 एंड 1, ये आ गया, ठीक है। सो r.-2 3 1 = 2 -2 इज -4 प्लस का 3 एंड माइनस का 1, तो ये तो आगे इसकी वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो r को क्या लिख दिया जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, तो कितना बनेगा -2x प्लस 3y प्लस z = -2, ये आ गई प्लेन की इक्वेशन, प्लेन P, ठीक बात है। तो एक स्टेप तो हो गया, प्लेन की इक्वेशन आ गई। पूछा क्या गया इस प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा गया। अब एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो लगा दो डिस्टेंस इज x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, ऊपर कितना 2 बचा, नीचे कितना √(a² + b² + c²), तो ये आ जाएगा 2/√14, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस 2/√14, तो कितना बन जाएगा ये, दिस वुड बी, ठीक है। नीचे √14 को √2 × √7 लिख सकते हैं, तो √2/√7 आ जाएगा, ठीक, √2/7, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन इज, एक लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। अब पहली चीज तो लाइन और प्लेन के बीच में ना दो ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो वो उसके पैरेलल होगी या उसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, या फिर उसके ऊपर भी लाई कर सकती है, ठीक है। अगर उसके ऊपर लाई कर रही है फिर तो डिस्टेंस 0 आ जाएगा, अगर उसको इंटरसेक्ट कर रही है तब भी डिस्टेंस 0 आ जाएगा, बट अगर उसके पैरेलल है तो फिर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक। तो पहली चीज तो चेक कर लो इसके पैरेलल है कि नहीं है, तो अगर लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका लाइन के अलोंग का वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो चेक कर लो, लाइन का वेक्टर कौन सा 1 -1 एंड 4, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये वाला, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा 1 - 5 + 4 0 आ जाएगा, तो मतलब ये लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, इस तरीके से सिचुएशन है। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है, तो करो क्या, इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट उठा लो, और वो तुम्हें पता है कौन सा होगा 2 -2 एंड 3 होगा, तो इसके ऊपर पॉइंट उठा लिया 2 -2 एंड 3, तो इस पॉइंट का जो प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही वाला डिस्टेंस होगा इस लाइन और प्लेन के बीच का भी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन लिखोगे कितनी, x + 5y + z = 5, तो बस फिर से वही चीज, पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना, कितना आ जाएगा ये 2 + 5y कितना -10 + 3 - 5 अपॉन √1 + 25 + 1, इसके बराबर आ जाएगा। चेक कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 अपॉन √27 3√3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस प्लेन ऑन द x-axis इज,
किसी प्लेन का एक्स एक्सिस से ऊपर इंटरसेप्ट पूछा गया। देख लो क्या मतलब इस चीज का। अगर मान लो ये 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक कोई प्लेन है, ये सपोज प्लेन चल रहा है, ठीक है। ये प्लेन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ए पे, वाई एक्सिस को बी पे कर रहा है, जेड एक्सिस को सी पे। तो पूछा गया है इस प्लेन का एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड कर लेना, किस टाइप के होंगे, A00 टाइप के। तो अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A00 हैं तो हम क्या बोलते होते हैं कि इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, ए के बराबर होगा। यही मतलब होता है। तो इसका मतलब सिंपली ये है, अगर प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। इस पॉइंट की खास बात क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, ठीक है। तो बस यही काम करेंगे। देखना r.n इज इक्वल टू क्यू है। r क्या होता है, इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, अब ऐसा पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो इसका मतलब जो r वाला पॉइंट है ना, उसका x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, a मान लेते हैं, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट 0। तो r को कैसे लिखा जा सकता है, a i कैप टाइप का लिखा जा सकता है। ये बात ठीक है, ठीक है। तो r की जगह a i कैप रख दो, ai.n इज इक्वल टू क्यू। हमें क्या पूछा गया, a पूछा गया, a की वैल्यू, तो a कितना आ गया, q/i.n आ गया। तो ये a की वैल्यू आ गई, और जो a की वैल्यू है वही क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा। सो q/i.n चेक कर लो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। If the length of perpendicular from this point to the given line is square root of 3/2, then beta is equal to। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो देख लो, तो जो हमें लाइन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक पॉइंट पता होगा, इसके अलोंग वाला वेक्टर पता होगा। तो पॉइंट कौन सा है, 0, 1 एंड -1। तो 0, 1, -1 से पास कर रही है, और इसके अलोंग कुछ जो वेक्टर है, वेक्टर p मान लेते हैं, वो कैसा, 1, 0 एंड -1 है, ठीक। इसका डिस्टेंस कहां से, बीटा 0 बीटा से। तो ये पॉइंट मान लो a, बीटा, 0, बीटा। इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया हमने b, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू पूछी गई है, ये ab वाला डिस्टेंस दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि जो b वाला पॉइंट हमने माना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्योंकि गिवन लाइन के ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लेके जा सकते हैं, लैम्डा की फॉर्म में। तो क्या करो, इसको इज इक्वल टू लैम्डा रख देते हैं। तो b के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे, लैम्डा, देन 1, देन माइनस लैम्डा -1, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -1 चेक कर सकते हैं, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब होगा क्या, जो वेक्टर ए बी आएगा यहां से, वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर p के। वेक्टर ए बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर p, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 किया जाएगा। तो देख लो, वेक्टर ए बी कौन सा, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, लैम्डा माइनस बीटा 1 माइनस लैम्डा -1 माइनस बीटा, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो देख लो, लैम्डा माइनस बीटा इंटू 1, तो ये कितना आ गया, लैम्डा माइनस बीटा आ गया, प्लस 1 इंटू 0, 1 आ गया, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे, लैम्डा प्लस 1 प्लस बीटा आ जाएगा। सो लैम्डा प्लस 1 प्लस बीटा इक्वल टू 0। ये मिला, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट, 2 लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1/2। लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके, अब एक बार लैम्डा आ गया तो इसका मतलब बी वाला पॉइंट पता चल गया, कितना, -1/2 आया था, तो -1/2 एंड 1 एंड -1/2, ठीक है। ओके, तो अब ए पॉइंट है तुम्हारे पास, बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस ए बी आ जाएगा, उसको इक्वेट कर देंगे √3/2 के साथ, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी कितना, बीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। देन 0 - 1 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, +1 प्लस बीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 गिवन है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, बीटा में सोल्व करना है इसको स्क्वायरिंग करके, ठीक है। बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो आंसर मैं लिख रहा हूं ऑप्शन सी मिलेगा, बीटा इक्वल टू -1। ओके, लेट्स स्टार्ट। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ठीक है। दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से पास करने वाला प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट प्लेन इज। तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों से P1 और P2 वाले प्लेन से इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और P1 के परपेंडिकुलर है। तो कर सकते हैं,
पहली चीज तो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले कोई भी प्लेन की इक्वेशन किस टाइप की होती है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन होगी हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की, तो कर लो पुट। सो x प्लस 2y माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका x का कोफिशिएंट तो कितना 1, y का कोफिशिएंट कितना 2 प्लस लैम्डा, z का कोफिशिएंट माइनस 2 लैम्डा एंड माइनस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन आएगी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं प्लेन P। अब ये दे रखे कि ये वाला जो प्लेन है ना, ये फर्स्ट वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब P1 की परपेंडिकुलर भी है। सो P1 अगेन x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों प्लेन्स को परपेंडिकुलर करने हैं, उसके लिए कंडीशन पता है, दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो कर दो। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज पता है नॉर्मल वेक्टर के, तो कितना 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सो 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 5, लैम्डा इक्वल टू माइनस 5/2। लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, इस लैम्डा को उठा के पुट कर देंगे, ये जो हमारे प्लेन P की इक्वेशन थी। ठीक है, तो देख लो x प्लस 2 प्लस लैम्डा मतलब माइनस 1/2y, देन माइनस 2 लैम्डा इंटू z था, 2 लैम्डा कितना माइनस 5 है, तो प्लस 5 का z आ गया, एंड देन माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 3 माइनस 5/2 कितना बन जाएगा ये माइनस 11/2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई सारी इक्वेशन को, 2x माइनस वाई प्लस 10z माइनस 11 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में पूछा गया था a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, चेक करके देख लो। सो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी कितना 11 प्लस 10 इज 21 माइनस 1 इज 20, 22 आ गया ये, राइट। सो ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। गिवन प्लेन्स, 3 प्लेन दे रखे हैं P1 P2 P3, तीनों की इक्वेशन है इफ P1 P2 P3 पास थ्रू वन लाइन, अगर तीनों एक ही लाइन से पास कर रहे हैं तो कंडीशन बतानी है ABC में। ठीक है, देखना इसको। पहली चीज तो जो P1 की इक्वेशन है ना, दिस इज x माइनस सी वाई प्लस बी जेड इक्वल टू 0। P2 की इक्वेशन इज cx माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0 एंड P3 की इक्वेशन कितनी bx प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों एक ही लाइन से पास करके जाने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर तीनों एक ही लाइन से पास करके जा रहे हैं ना, तो उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तीनों प्लेन्स में कॉमन होंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे P1 P2 P3 तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, जिसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी सो दैट दीज 3 इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इसको क्या कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल से कर सकते हैं। तो है क्या, ये कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है। इसके लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब इसमें कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की है, तो इसका मतलब करेंगे क्या, इसका डेल्टा बराबर 0 कर देंगे, राइट। तो क्रैमर्स रूल कहता है कि अगर 3 इक्वेशंस हैं होमोजीनियस सिस्टम में, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो सिंपली पुट डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो बस इसका डेल्टा इक्वल टू 0 करना। डेल्टा को हम जानते होते हैं, डेल्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस सी बी सी माइनस 1 ए एंड बी ए माइनस 1, इसको इक्वल टू 0 रख देना, तो ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा। ठीक, तो वो जो ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन बी मिल जाएगा, चेक कर लेना। ओके, लास्ट क्वेश्चन। द लाइन, एक लाइन गिवन है, मेक्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द 2 प्लेन्स, देन द वैल्यू ऑफ के इज। एक लाइन है जो 2 प्लेन्स के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब सिंपली ये होगा कि वो वाली लाइन उन दोनों प्लेन्स के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जैसे सपोज एक कोई प्लेन है, एक दूसरा प्लेन, दिस इज P1 एंड P2, ये 2 प्लेन्स हैं। ठीक है, और एक लाइन है जो इनके साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है, मतलब इक्वल एंगल बना रही है इनके साथ, ये सिचुएशन है। तो करेंगे क्या, सिंपली एक बार इस लाइन का P1 के साथ एंगल फाइंड करेंगे साइन थीटा वाले फॉर्मूला से, एक बार P2 के साथ एंगल फाइंड करेंगे, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो लाइन के अलोंग वाला वेक्टर देख लो कौन सा है, K2 माइनस 12 है, सो दिस इज K2 एंड माइनस 12। P1 के अलोंग का वेक्टर कौन सा, 2 1 एंड 3, तो इसका नॉर्मल वेक्टर कितना 2 1 एंड 3,
और जो P2 है, P2 वाले का नॉर्मल वेक्टर कितना है ये भी देख लो, 1 2 एंड -3। ठीक है, तो सबसे पहले P1 के लिए लगाते हैं, P1 और L के बीच का जो एंगल आएगा दैट इज sin थीटा इक्वल टू, ऊपर तो क्या आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सो 2k प्लस 1 इंटू 2 इज 2 माइनस का 36 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड साथ में स्क्वायर रूट ऑफ कितना k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, राइट। ओके, अब ये साइन थीटा आया है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि थीटा तो क्या होगा हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो इसका मोड आ जाएगा यहाँ, ये आ गया। सेम तरीके से P2 और L के बीच का जो एंगल होगा उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे तो कितना बनेगा ये साइन थीटा इक्वल टू k2 -12 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा k प्लस 4 प्लस 36, सो k प्लस 4 प्लस 36 अपॉन में कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देना, तो इक्वेट करके डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से कितना बचेगा मोड ऑफ 2k माइनस 34 इक्वल टू मोड ऑफ k प्लस 40। तो यहां से दो इक्वेशंस बनेंगी, एक तो कौन सी 2k माइनस 34 इक्वल टू k प्लस 40 और दूसरी 2k माइनस 34 इक्वल टू माइनस k माइनस 40। सोल्व कर लो, k की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, तो पहले वाले से कितना मिलेगा k इक्वल टू 74, ये चेक करना ऑप्शन में है कि नहीं, यहाँ से कितना 3k इक्वल टू -6, तो k इज इक्वल टू -2, so these are two possible values of k, so option B is correct, right? Okay, so इसी के साथ सेशन नंबर 1 is complete. Okay, thank you.